2003 का वर्ल्ड कप चल रहा था और पूरी दुनिया की नजरें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम्स पर टिकी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। एक ऐसी टीम जिसका नाम शायद ही किसी ने सुना था, जिसने ना कभी कोई बड़ी ट्रॉफी जीती, ना ही आईसीसी रैंकिंग्स में टॉप पर थी। उसने श्रीलंका जैसी दिग्गज टीम को हरा दिया और 2003 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मैं बात कर रहा हूं केन्या की, वही केन्या जो उस वक्त क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अनजान नाम था। लेकिन इस टीम ने 2003 में धमाका कर दिया और दुनिया को दिखाया कि एक एसोसिएट टीम भी अपनी मेहनत, जज्बे और क्रिकेट के प्रति प्यार से बड़ी टीम को हरा सकती है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक टीम जो कभी क्रिकेट का उभरता सितारा कही जा रही थी, वो 11 साल बाद ओडीआई क्रिकेट से बाहर हो गई और आज आईसीसी की लिस्ट में उसका नाम ढूंढना भी मुश्किल है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त सचिन तेंदुलकर की टीम इंडिया से नजरें मिलाकर मुकाबला करने वाली केन्या आज क्रिकेट की दुनिया में गुमनाम हो चुकी है? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, केन्या का क्रिकेट सफर किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। भारत की तरह अफ्रीका के कई देशों पर भी एक समय अंग्रेजों का राज हुआ करता था और ब्रिटेन की धरती से जन्मा ये खेल अफ्रीकन नेशंस में भी फैलाया गया। इसी दौरान ईस्ट अफ्रीका के 4 देशों ने मिलकर एक क्रिकेट टीम बनाई। ये देश थे केन्या, युगांडा, तंजानिया और जाम्बिया। और इस टीम को कहा गया ईस्ट अफ्रीका क्रिकेट टीम। ये एक रीजनल टीम थी जिसमें केन्या के प्लेयर्स भी शामिल होते थे। इस टीम ने अपना पहला मैच 1951 में रोडेशिया के खिलाफ खेला और शुरुआत से ही इस टीम में काफी पोटेंशियल नजर आ रहा था। साल 1975 में जब क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप खेला गया तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ईस्ट अफ्रीका को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन ये वर्ल्ड कप ईस्ट अफ्रीका के लिए किसी बुरे सपने की तरह गुजरा। ईस्ट अफ्रीकन टीम अपने तीनों लीग मैचेस हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 1979 के वर्ल्ड कप में तो वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। ईस्ट अफ्रीकन टीम में केन्या के प्लेयर्स सबसे ज्यादा थे और वो स्किल वाइज काफी स्ट्रांग भी थे, लेकिन बाकी देशों के लेस स्किल्ड प्लेयर्स के चलते वो हमेशा हार जाते थे। ऐसे में केन्या ने फैसला किया कि अब वो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाएंगे। साल 1981 में उन्होंने ईस्ट अफ्रीका यूनियन से अलग होकर आईसीसी एसोसिएट मेंबर का स्टेटस हासिल किया, लेकिन नए नाम के साथ नए चैलेंजेस भी आए। 1982, 1986 और 1990 के आईसीसी ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में केन्या का परफॉर्मेंस बेकार रहा। ये टूर्नामेंट्स वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड्स थे, लेकिन केन्या इनमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई। पर उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली साल 1996 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये ग्लोबल स्टेज पर केन्यन क्रिकेट का पहला बड़ा कदम साबित हुआ। हालांकि कोई भी टीम उन्हें सीरियसली नहीं ले रही थी। सबको लगा कि ये एक और वीक एसोसिएट टीम है जो 3-4 मैच खेलकर घर चली जाएगी। वर्ल्ड कप में केन्या की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है, जहां वो भारत के सामने आसानी से हार जाते हैं। लेकिन असली तूफान तब आया जब केन्या ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला। वेस्ट इंडीज जो 2 बार वर्ल्ड के चैंपियंस थे, जिनके पास ब्रायन लारा, रिची रिचर्डसन और कर्टली एम्ब्रोस जैसे खतरनाक प्लेयर्स थे, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो केन्या से हार सकते हैं। लेकिन यहां से केन्या क्रिकेट की पहली लेजेंडरी कहानी लिखी गई। केन्या ने बैटिंग करते हुए सिर्फ 166 रन बनाए, जो एक एवरेज स्कोर था जिसे वेस्ट इंडीज जैसी टीम आसानी से चेस कर लेती। लेकिन केन्या की बॉलिंग ने कमाल कर दिया। राजब अली, मॉरिस ओडुम्बे और आसिफ करीम जैसे केन्यन बॉलर्स ने मिलकर वेस्ट इंडीज को 93 रन पर ऑल आउट कर दिया। जी हाँ, वेस्ट इंडीज 93 पर ऑल आउट हो गई और केन्या ने 73 रन से मैच जीत लिया। That's the end. Kenyans are elated. Nobody on earth would have expected this kind of a result in today's match. केन्या के इस प्रदर्शन को देखकर दुनिया हैरान रह गई और न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस छा गए। मिनोज स्ले द जायंट्स। इस मैच के बाद हर क्रिकेट टीम ने केन्या को एक अंडरडॉग हीरो के रूप में देखना शुरू किया और सभी उन्हें सीरियसली लेने लगे। और ये तो बस शुरुआत थी। 28 में 1998 को कोका कोला ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल लीग मैच ग्वालियर में हुआ, जिसमें भारत और केन्या आमने सामने थे। आपको बता दूं कि ये टूर्नामेंट भारत, केन्या और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था और केन्या को फाइनल में पहुंचाने के लिए भारत को कैसे भी हराना था।
नहीं तो फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाता। टॉस जीतकर केन्या ने पहले बैटिंग की और मॉरिस ओडुम्बे ने 83 रन्स, हितेश मोदी ने 51 और रवि शाह ने 70 रन्स की पारी खेली, जिसकी बदौलत 50 ओवर्स में 265 बनाम 5 का स्ट्रॉन्ग टारगेट सेट किया। भारत के पास सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू और राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन थे, लेकिन मार्टिन सूजी, मॉरिस ओडुम्बे और स्टीव टिकोलो की जबरदस्त बॉलिंग के चलते भारत 47.1 ओवर्स में 196 रन्स पर ऑल आउट हो गया। केन्या ने 69 रन से ये जीत हासिल की और ये ओडीआई हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया, जहां एक एसोसिएट टीम ने भारत जैसी मजबूत टीम को उसके होम ग्राउंड पर हराया था। हालांकि इसके बाद हुए 1999 वर्ल्ड कप में केन्या एक बार फिर सभी 5 लीग मैचेस हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन अगला वर्ल्ड कप केन्या के लिए थोड़ा खास होने वाला था। फरवरी 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या मिलकर वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे थे। ICC Cricket World Cup tournament officially open. इस वर्ल्ड कप में भी किसी को केन्या से कुछ खास उम्मीद नहीं थी और पहले ही मैच में वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट से हार गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने कनाडा और बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट में वापसी करी। 185 Kenya winning by 32 runs. लेकिन इसके बाद केन्या का मुकाबला श्रीलंका से होता है। ये वही टीम थी जिसने 1996 का वर्ल्ड कप जीता था और जो उस समय अपने पीक फॉर्म पर थी, लेकिन केन्या ने उस मैच में श्रीलंका को भी 53 रन से हरा दिया, जो क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े अपसेट्स में से एक था। Beating the Sri Lankans, Maurice Odumbe getting the last wicket to fall. जब न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते केन्या के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया, तो आईसीसी ने पॉइंट्स केन्या को दे दिए, जो उन्हें सुपर 6 में ले गया। सुपर 6 में केन्या ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा फाइट दिया और पॉइंट्स टेबल में इतना ऊपर चढ़ गए कि सेमीफाइनल कंफर्म हो गया और केन्या वो पहली एसोसिएट टीम बन गई जिसने किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई हो। लेकिन सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ सौरव गांगुली की सेंचुरी के सामने केन्या की बैटिंग झुक गई। और भारत ने 91 रन से जीत हासिल की। पर हार के बावजूद केन्या के लिए तालियां बजी। स्टीव टिकोलो, मॉरिस ओडुम्बे, थॉमस ओडोयो और कॉलिन्स ओबुया जैसे प्लेयर्स हीरोज बन गए और केन्या का सेमीफाइनल तक का सफर इंस्पिरेशन बन गया। आईसीसी में इस टीम की रेपुटेशन बढ़ने लगी और केन्या को टेस्ट स्टेटस देने की मांग उठने लगी। लेकिन तभी केन्यन क्रिकेट में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। 2003 वर्ल्ड कप ग्लोरी के बाद एक तरफ जहां केन्या में जश्न का माहौल था, वहीं आने वाले सालों में आसिफ करीम, रवि शाह, हितेश मोदी और मार्टिन सूजी जैसे कई अच्छे प्लेयर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं। It has been a long journey with ups and downs, but the Almighty has worked with me throughout this journey, making it a successful and memorable one. वहीं 2004 में मॉरिस ओडुम्बे पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगते हैं और उन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। 5-year ban for inappropriate contact with an alleged bookmaker. केन्यन क्रिकेट के लिए यह बहुत बड़ा झटका साबित होता है, क्योंकि इस इंसिडेंट ने टीम की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया और प्लेयर्स का मोराल डाउन हो गया। केन्या क्रिकेट बोर्ड में भी केओस शुरू हो गया। लीडरशिप बदली, नए एडमिनिस्ट्रेटर्स आए जो ना प्लानिंग में स्ट्रांग थे, ना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। स्पॉन्सरशिप्स बंद हो गए। बीसीसीआई जैसे बोर्ड्स केन्या के साथ मैच खेलने से कतराने लगे और डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर टूट गया। इससे केन्या में नए प्लेयर्स ग्रूम ही नहीं हो पाए। 2007 के वर्ल्ड कप में केन्या क्वालिफाई तो कर गया, लेकिन वो मैजिक दोहरा नहीं पाया। केन्या ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो गया और यह सिलसिला 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 के वर्ल्ड कप में भी जारी रहा, जिसके बाद 2014 में केन्या का ओडीआई स्टेटस छीन लिया गया और ये टीम क्रिकेट जगत से गुमनाम हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि केन्या के इस डाउनफॉल के एग्जैक्ट रीजंस थे क्या, और क्या केन्या क्रिकेट कभी वापसी कर पाएगा? देखो, अब जैसा मैंने आपको बताया था, 2003 वर्ल्ड कप के बाद जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने रिटायरमेंट लिया तो उन्हें रिप्लेस करने के लिए इस टीम के पास टैलेंटेड प्लेयर्स ही नहीं थे। दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशन, देश में पॉवर्टी, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का क्रिकेट को ना प्रायोरिटाइज करना एक बड़ा इशू था। आईसीसी ने समय समय पर केन्यन क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए वहां के बोर्ड को फंडिंग भी दी, लेकिन करप्शन सारा पैसा खा गया और देश के टैलेंट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा।
जिसके बाद अगर कोई भी अच्छा प्लेयर इस देश में ग्रो किया भी तो उसने यूएई, यूएसए या नीदरलैंड्स जैसे देशों में माइग्रेट करना बेहतर समझा, जहां क्रिकेट की बेहतर फैसिलिटीज थीं। साल 2011 में केन्या क्रिकेट बोर्ड ने 5 प्लेयर्स के नेशनल कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिए थे क्योंकि उनके पास देने के लिए सैलरी ही नहीं थी। स्टीव टिकोलो जैसे केन्या के बड़े प्लेयर्स भी केन्यन क्रिकेट की इस हालत को देखकर युगांडा जाकर कोच बन गए। हालांकि केन्या की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2018 में आईसीसी के हर एसोसिएट नेशन को फुल T20I स्टेटस दे दिया है, जो केन्या के लिए एक नई लाइफलाइन की तरह है। 2024 T20 वर्ल्ड कप अफ्रीकन क्वालिफायर्स में केन्या जिम्बाब्वे के बाद दूसरे नंबर पर रही थी और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेलने का मौका छोटे मार्जिन से मिस कर दिया था। दोस्तों, केन्या की स्टोरी से हमें पता चलता है कि क्रिकेट स्किल्स के साथ उम्मीद का भी खेल है और आज केन्या भी इसी उम्मीद पर जिंदा है। केन्यन क्रिकेट को भूलना नहीं चाहिए कि यह वही नेशन है जो अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री में वेस्ट इंडीज जैसे वर्ल्ड चैंपियंस को हरा चुका है। That's the end. Kenyans are elated. वैसे आपको क्या लगता है, क्या केन्या एक बार फिर वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।